दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं संक्षेपण पार्ट 1। संक्षेपण अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ अकादमिक परीक्षाओं के अंतर्गत भी आता है और इससे संबंधित सवाल आते हैं। खासतौर से प्रतियोगी परीक्षाओं में ये विशेष रूप से इसी टॉपिक को ही नहीं बल्कि दूसरे टॉपिक को समझने के लिए भी ये एक अच्छा बिंदु है। संक्षेपण करना यदि आप जान लें, उसको समझ लें, क्या होता है, किस तरह से होता है, उसके भेद, उसके आयाम, उसके नियम, उसके प्रकार, तो आप दूसरे प्रश्नों के उत्तर भी बेहतर तरीके से दे सकते हैं। जैसे कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो लघु उत्तरात्मक होते हैं लेकिन जिनको बड़े विस्तार रूप में पूछा जाता है, लेकिन शब्द सीमा निर्धारित कर दी जाती है। तो ऐसे में आप किसी बड़े प्रश्न का उत्तर छोटे रूप में कैसे देंगे, या ठीक इसकी उल्टी प्रक्रिया हो कि छोटे प्रश्न का उत्तर बड़े रूप में कैसे देंगे। तो ये कला यदि आप में डेवलप हो जाए, इस चीज़ को आप जान लें, तो आप निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात को आप किसी छोटे रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और छोटी बात को बड़े रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी या जो लोग कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, लेख आदि लिखते हैं या लिखना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा टॉपिक है। इसके माध्यम से आप चीज़ों को बड़े रूप में प्रस्तुत कर सकते हो, लिख सकते हो। कहानी में कोई एक छोटा सा सूत्र हम पकड़ते हैं और उसके बाद फिर उसको बढ़ाते जाते हैं, बड़ा करते जाते हैं, लिखते जाते हैं, तो वो एक तरह से उसका पल्लवन हो गया। और एक बड़ी कहानी, बड़ी कथा आपको कोई मिल जाए किसी की और उसको छोटे रूप में प्रस्तुत करेंगे तो उसका संक्षेपण हो गया। बस उसमें शर्त ये होती है कि उसका जो मूल तत्व है, सत्व है, वो खत्म नहीं होना चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं संक्षेपण की इस महत्वपूर्ण वीडियो को, आज के टॉपिक को। उससे पहले आप सबसे आग्रह, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो आप आसानी से देख सकें, आप तक पहुंच सकें। परिभाषा देखते हैं हम सबसे पहले। किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्ति, अनावश्यक बातें का त्याग और सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्यों का प्रभावपूर्ण संक्षिप्त संकलन हो। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके बात को किसी भी प्रकार से नीरसता लाने का प्रयास करे, उस चीज़ को समाप्त करके मूल बात आप कहें तो वो संक्षेप में कही जाएगी। दूसरे शब्दों में किसी अनुच्छेद, विवरण, वक्तव्य अथवा निबंध आदि के मूल भावों को बचाते हुए उसे संक्षिप्त करना ही संक्षेपण कहलाता है। यानी कि किसी भी बात का, किसी भी अनुच्छेद या वक्तव्य का, निबंध का आप मूल तथ्य, मूल भाव यदि कह दें और शेष चीज़ें हटा दें तो वो संक्षेपण हो गया। इस परिभाषा के अनुसार संक्षेपण एक स्वतः पूर्ण रचना है। उसे पढ़ लेने के बाद मूल संदर्भ को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। ये खास बात होती है संक्षेपण के बाद। यदि आपने अच्छा संक्षेपण किया है तो आप संक्षिप्त चीज़ में, संक्षेपण में जो पढ़ लेंगे, मूल में उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि आपने वही बात छोटे रूप में वहाँ कह दी है। और बहुत सारी जगह आपने देखा है कि समय का इतना अभाव है, उसके कारण भी इस चीज़ की बहुत महत्ता है, बहुत उपयोगिता है। सामान्यतः संक्षेपण में लंबे चौड़े विवरण,
पत्राचार आदि की सारी बातों को अत्यंत संक्षिप्त और क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है। ऑफिसों में अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े पत्र होते हैं, उस पर ऑफिसर छोटी टिप्पणी या नोट लिख देते हैं जो उस पूरी बात का सार होता है। तो शेष लोग उस सिर्फ सार को पढ़ते हैं ताकि वो चीज़ समझ में आ जाए उनके कि मूल बात क्या है। तो वहाँ संक्षेपण की आवश्यकता पड़ती है। आप जब भी किसी विभाग में किसी में नौकरी करने का प्रयास करेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो वहाँ आपके लिए बहुत उपयोगी होगी इस तरह के काम। इसके द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता का आकलन होता है। वह किसी बात को संक्षेप में प्रकट करने की कहाँ तक क्षमता रखता है। जिस अवतरण का संक्षेपण करने को कहा जाए उसे 2-3 बार पढ़ लें, इससे आपकी समझ में इजाफा हो जाएगा। मूल भाव क्या है ये आप जान जाएंगे। इस भाव को समझकर आप देखें कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो उस भाव को पुष्ट करती हैं और कौन सी ऐसी बात है जिन्हें हटा देने पर मूल भाव का महत्व कम नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण बात है कि यदि आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि क्या चीज़ रखनी है और क्या चीज़ हटानी है, तो बस वही मुख्य चीज़ है। आप मुख्य चीज़ों को रख लीजिए और जो गौण चीज़ हैं, जो अप्रभावी चीज़ें हैं, जिनके हटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उस मूल अवतरण का भाव नहीं बदल रहा है, तो उसको आप रख लीजिए। इसमें हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों, भावों या तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः संक्षेपण किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण, बड़ी मूर्ति का लघु अंकन और बड़े चित्र का छोटा चित्रण है। एक तरह से मतलब इस रूप में भी परिभाषा को परिभाषित किया जा सकता है कि संक्षेपण क्या है। कोई बड़ी चीज़ को आप छोटे रूप में प्रस्तुत करें, चाहे वो कोई भी हो, तो वो संक्षेपण है। लेकिन छोटे रूप का मतलब ये है कि उसका जो मूल है वो वही रहे। अर्थात ऐसा न हो कोई जब उसका विस्तृत रूप पढ़े तो ये कहे कि नहीं, इसमें ये चीज़ें तो है ही नहीं। होना यह चीज़, उसमें सारी चीज़ें हैं, बस उसको दूसरे रूप से, दूसरे शब्द से, दूसरी तरह से व्यक्त कर दिया गया है। चीज़ वही हो। इसमें मूल की कोई भी आवश्यक बात छूटने नहीं पाती। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। कोई भी मूल की आवश्यक बात नहीं छूटनी चाहिए। अनावश्यक बातें छांट कर निकाल दी जाती हैं और मूल बातें रख ली जाती है। यह काम सरल नहीं है। कबीरदास का एक दोहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो ये जो सार सार है यानी कि मुख्य मुख्य है, मूल मूल है, जो काम का है, उसको रख लीजिए। और थोथा यानी कि जो उथला है, जो हल्का है, जो व्यर्थ है, जो अनावश्यक है, उसको हटा दीजिए। तो यही आपका संक्षेपण है। ये आसान नहीं है, इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, चीज़ों को समझनी पड़ती है। इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। संक्षेपण के गुण कौन कौन से हैं? संक्षेपण एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण है, मानसिक व्यायाम भी है। जितना आप अधिक करोगे उतने आप इसमें निखरते जाओगे। उत्कृष्ट संक्षेपण के निम्नलिखित गुण हैं। पूर्णता। पूर्णता इसका प्रमुख एक गुण है। संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए, अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। उसके लिए किसी दूसरे नोट टिप्पणी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। संक्षेपण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कहीं कोई महत्वपूर्ण बात न छूटे। आवश्यक और अनावश्यक अंशों का चुनाव खूब सोच समझकर करना चाहिए। यह अभ्यास से ही संभव है। संक्षेपण में उतनी ही बातें लिखी जाएं जो मूल अवतरण या संदर्भ में हो, न तो अपनी ओर से कहीं बढ़ाई जाए और न ही उन्हें घटाया जाए तथा न मुख्य बात कम की जाए। मूल में जिस विषय या विचार पर जितना जोर दिया गया है उसे उसी अनुपात में संक्षिप्त रूप में लिखा जाना चाहिए। ऐसा न हो कि कुछ विस्तार से लिख दिया जाए और कुछ कम कर दिया जाए। संक्षेपण व्याख्या, आशय, भावार्थ, सारांश इत्यादि से बिल्कुल भिन्न है। ये भी आप जान लीजिए कि ये भी इससे बहुत ही मिलते जुलते आसपास की चीज़ें हैं। व्याख्या, आशय, भावार्थ, सारांश, लेकिन संक्षेपण इनसे कुछ अलग है, थोड़ा अलग है, इसलिए इसकी अलग महत्ता है। तो उसमें ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी मूल बात छूटे नहीं, अनावश्यक बात आए नहीं, उसका रूप भी छोटा हो जाए और बात भी अपनी कह दी जाए। दूसरी प्रमुखता है, दूसरा बिंदु है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता संक्षेपण का एक प्रधान गुण है। यद्यपि इसके आकार का निर्धारण और नियमन संभव नहीं, तथापि संक्षेपण को सामान्यतः मूल का तृतीयांश होना चाहिए। यानी कि जो मूल है उसका तिहाई होना चाहिए।
इतना हम उसको संक्षिप्त या छोटा बना दें। हालांकि निर्धारित नहीं है, लेकिन चूंकि जब हम संक्षेपण कर रहे हैं तो ये आशा की जाती है कि उसका एक संक्षिप्त रूप हो वो। इसमें व्यर्थ के विशेषण, दृष्टांत, उद्धरण, व्याख्या और वर्णन नहीं होने चाहिए। लंबे लंबे शब्दों और वाक्यों के स्थान पर सामासिक चिन्ह लगाकर उन्हें छोटा बनाना चाहिए, यानी कि इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हुए उसे लघु बनाने का प्रयास करना चाहिए। यदि शब्द संख्या निर्धारित हो तो संक्षेपण उसी सीमा में होना चाहिए। बार बहुत सारे परीक्षाओं में, जैसा मैंने बहुत पूर्व में वीडियो के प्रारंभ में बताया कि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका लघुत्तरात्मक जवाब देना होता है। तो लघु जवाब देने के लिए ये प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके लिए निर्धारित शब्द होते हैं, तो उसी शब्द सीमा में रहते हुए उस बात को कहना चाहिए। किंतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मूल की कोई भी आवश्यक बात छूटने न पाए। अगला बिंदु है इसमें स्पष्टता, यानी कि जो हम कहें वो स्पष्ट होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। संक्षेपण की अर्थ व्यंजना स्पष्ट होनी चाहिए। मूल अवतरण का संक्षेपण ऐसा लिखा जाए जिसके पढ़ने से मूल संदर्भ का अर्थ पूर्णता और सरलता से स्पष्ट हो जाए। ऐसा न हो कि संक्षेपण का अर्थ स्पष्ट करने के लिए मूल संदर्भ को ही पढ़ना पड़े। ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम संक्षेपण पढ़ रहे हैं तो संक्षेपण से ही सारी बात स्पष्ट होनी चाहिए, उसके लिए अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता न पड़े, फिर हमें मूल बार बार देखना न पड़े। वही संक्षेपण सही होता है जिसमें संक्षेपण से ही बातें समझ में आ जाए। इसलिए स्पष्टता के लिए पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता है। संक्षेपक को यह बात याद रखनी चाहिए कि संक्षेपण के पाठक के सामने मूल संदर्भ नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारी जगह विकल्प हो सकता है। आप जब खुद संक्षेपण करें तो आपके पास मूल भी है और आपने संक्षेपण कर दिया है, लेकिन जब किसी पाठक के पास वह जाता है तो उसके पास मूल नहीं है, तो इसलिए वह संक्षेपण से ही सारी बातें समझे, उन्हीं से सब संकेतों को, सब इशारों को, सब बिंदुओं को वो लिखे, समझे। तो ये बात महत्वपूर्ण है। इसलिए उसमें संक्षेपण में जो कुछ भी लिखा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अगला बिंदु है इसमें भाषा की सरलता, यानी कि सहज हो, सरल हो भाषा। उसके लिए आपको शब्दकोश वगैरह देखने की आवश्यकता न पड़े बहुत अधिक। संक्षेपण के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी भाषा सरल और परिष्कृत हो। क्लिष्ट और समास बहुल भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी समास युक्त और क्लिष्ट यदि कठिन भाषा का प्रयोग यदि हमने कर दिया तो पाठक उसको समझ नहीं पाएगा, तो फिर उस संक्षेपण का मतलब नहीं रह जाता। इसलिए भाषा सहज और सरल हो ताकि सबकी समझ में आ सके। इतना भी सरल नहीं कि उसको बहुत ही जैसे कि कक्षा 5 या 7 का विद्यार्थी पढ़ रहा है उस तरह की बना दी जाए, लेकिन कहने का मतलब उसको सहज और सरल रूप में व्यक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। बनावटीकरण नहीं होना चाहिए। भाषा को किसी भी हालत में अलंकृत नहीं होना चाहिए, चमत्कृत नहीं करना है भाषा को, सजाना नहीं है भाषा को। वहाँ पर जो कुछ लिखा जाए वह साफ साफ हो, उसमें किसी तरह का चमत्कार या घुमाव फिराव लाने की कोशिश न की जाए, क्योंकि ये भी बात है कि जब आप घुमाव फिराव या चमत्कार लाएंगे तो आप छोटे रूप में कम कह पाएंगे उस बात को, वो फिर बड़ी विस्तृत हो जाएगी, तो संक्षेपण फिर कहाँ रह जाएगा। इसलिए सीधे तरीके से बात को कहने के लिए कम शब्दों का प्रयोग ही चाहिए। इसलिए संक्षेपण की भाषा सुस्पष्ट और आडंबरहीन होनी चाहिए, तभी उसमें सरलता आ सकेगी। अगला बिंदु इसमें शुद्धता। संक्षेपण में भाव और भाषा की शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता से हमारा मतलब ये है कि संक्षेपण में वे ही तथ्य तथा विषय लिखे जाएं जो मूल संदर्भ में हों। कोई भी बात अशुद्ध, अस्पष्ट या ऐसी न हो जिसके अलग अलग अर्थ लगाए जा सकें। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं, तो जहाँ अनेक अर्थ निकलने वाली बात होती है तो वहाँ फिर पाठक दुविधा में हो जाएगा। इसलिए ऐसी शब्दावली, ऐसी वाक्य संरचना का प्रयोग करें जहाँ पर दोहरी तिहरी बात न निकलती हो, सीधी सीधी बात स्पष्ट होती हो। अभिधा में कहने का प्रयास किया जाए, कहीं कहीं आवश्यकता लगे लेकिन वो समझ में आ जाए तो लक्षणा का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा अभिधा में सीधे सीधे सरल तरीके से व्यक्त करना चाहिए। इसमें मूल के आशय को विकृत या परिवर्तित करने का अधिकार नहीं होता और न अपनी ओर से किसी तरह की टीका टिप्पणी होना चाहिए। भाषा व्याकरणोचित होनी चाहिए, टेलीग्राफिक नहीं। अर्थात बहुत सारी बातें कई बार हम टेलीग्राफिक रूप में
बहुत संकेत में कह देते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ संकेत भी नहीं चलेगा, बात स्पष्ट भी होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, लेकिन उसमें अपनी तरफ से न कुछ जोड़ना है न कुछ घटाना है, बस अनावश्यक चीज़ें आपको हटानी है। ये महत्वपूर्ण बात है। अगला बिंदु है प्रभाव और क्रमबद्धता। संक्षेपण में भाव और भाषा का प्रवाह एक आवश्यक गुण है। भाव क्रमबद्ध हों और भाषा प्रभावपूर्ण हो, अर्थात जब हम किसी भी तथ्य को, टिप्पणी को लिखते हैं, बड़े रूप में उसको भावात्मक बनाने के लिए, प्रभावात्मक बनाने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें हम जोड़ देते हैं ताकि वो प्रभाव पैदा हो, भाव उसके अंदर आए, आत्मीयता आए, और जब उस पाठक उसका वाचन करे, उसको पढ़े, तो उस भाव, उस घटना, उस चरित्र, उस कथा के आधार पर वो बहता हुआ चला जाए और उसको पता ही नहीं लग रहा वो कहाँ पहुँच गया और कथा संपन्न की ओर है। यानी कि इतनी उसमें एकाग्रचित्ता, आनंद या रुचि आनी चाहिए उसको। लेकिन संक्षेपण में भी यह कला होनी चाहिए कि उसके अंदर भी ऐसा नहीं हो कि आपने तारतम्य तोड़ दिया हो, भाषा का प्रवाह रुक गया हो या क्रमबद्धता खत्म हो गई हो, तो उसमें नीरसता आ जाएगी। फिर संक्षेपण को संक्षिप्त रूप में भी पाठक पढ़ना नहीं चाहेगा। इसलिए वो चीज़ें बरकरार रहनी चाहिए, प्रभाव और क्रमबद्धता। ऐसा नहीं पहली बात को आपने लास्ट में कह दिया और बीच वाली को आपने पहले कह दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक क्रमबद्धता जो है, बात कहने का तरीका जो है, वो वही होना चाहिए। क्रम और प्रवाह के संतुलन से ही संक्षेपण का स्वरूप निखरता है। निश्चित रूप से जब आप सही रूप में किसी चीज़ को रखेंगे तभी वो सुंदर लगेगी। अगर आपने गलत तरीके से रख दिया तो उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, वो सुंदर नहीं होगी, असुंदर हो जाएगी। वाक्य सुसंबद्ध और गठित हों। प्रभाव बनाए रखने के लिए वाक्य रचना में जहाँ तहाँ अतः, अतएव, तथापि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि वाक्य दो संरचनात्मक चीज़ों को जोड़ने के लिए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए और वाक्यों को प्रभावी बनाने के लिए, और एक बात को दूसरी बात से जोड़ने के साथ साथ उसको अलग तरह से कहने के लिए भी। एक भाव दूसरे भाव से संबद्ध हों, जुड़े हुए हों। ऐसा नहीं हो पहली बात आपने कोई और की, दूसरी पंक्ति में दूसरी बात कह दी, उसके लिए अलग पैराग्राफ और अलग चीज़ें होनी चाहिए। उनमें तार्किक क्रमबद्धता रखनी चाहिए। सारांश यह है कि संक्षेपण में 3 गुणों का होना बहुत जरूरी है: संक्षिप्तता, स्पष्टता, क्रमबद्धता। ये प्रमुख गुण है 3। शेष को आप थोड़ा इग्नोर भी कर दोगे, गौण भी कर दोगे तो भी चलेगा, लेकिन 3 के बिना संक्षेपण नहीं हो सकता, संक्षिप्तता नहीं आ सकती। संक्षेपण के भेद हैं कुछ। संक्षेपण 2 प्रकार के होते हैं: किसी स्वतंत्र विषय का संक्षेपण या पत्र व्यवहार का संक्षेपण। किसी पत्र, लेख, वक्तव्य, भाषण आदि स्वतंत्र विषय का संक्षेपण पत्र व्यवहार के संक्षेपण से भिन्न होगा। पत्राचार या पत्र व्यवहार के संक्षेपण के लिए प्राय 2 पद्धतियां चलती हैं, जिसमें पहली है प्रवाह संक्षेपण और दूसरी तालिका संक्षेपण। प्रवाह संक्षेपण क्या है? प्रवाह संक्षेपण में यह है, प्रवाह संक्षेपण में समस्त पत्राचार का संक्षेप पत्रों के क्रमानुसार वर्णात्मक रूप में दे दिया जाता है। यानी कि जो सारे समाचार पत्र हैं उनका बहुत छोटा रूप क्रम के अनुसार वर्णन रूप में लिख दिया जाता है। तालिका संक्षेपण में एक तालिका बनाई जाती है और उसके स्तंभों में प्रत्येक पत्र का विवरण दे दिया जाता है। इस तालिका में सामान्यतः निम्न स्तंभ होते हैं, जैसे क्रम, संख्या, पत्र संख्या, दिनांक, प्रेषक, प्रेषिती, पत्र का विषय, संक्षिप्त रूप। अब उसमें 1, 2, 3, 4, 5 आप क्रमबद्धता सीरियल वाइज लिखते जाएं और अपनी बात को रखते जाएं। पहले स्तंभ में पत्रों की क्रम संख्या क्रमानुसार अंकित करनी चाहिए। दूसरे पत्र में दी गई संख्या लिखी जाए। तीसरे में पत्र का दिनांक लिखा जाए। चौथे में प्रेषक अथवा पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखना चाहिए। 5वें में जिसे पत्र भेजा जाए उसका नाम, पता, और 6ठे में प्रत्येक पत्र का विषय संक्षेप रूप में लिखा जाना चाहिए। इस प्रकार के संक्षेपण की आवश्यकता तब पड़ती है जब अनेक लंबे लंबे पत्रों अथवा समाचार पत्रों का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करना होता है। यानी कि संख्या में अधिक जब पत्र एकत्रित हो जाएं तो उनका जब संकलन करते हुए बात कहनी हो, रखनी हो, तो उनकी आवश्यकता पड़ती है तालिका की, या इस तरह से। तो विद्यार्थियों, संक्षेपण की पहली पार्ट की वीडियो यही हम समाप्त करते हैं। इसकी 2-3 वीडियो और हैं, इसको और हम विस्तार से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ और अच्छे संक्षेपण सीख सकें अच्छे से करना। तो उसके लिए आप अगली वीडियो ज़रूर देखें। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए धन्यवाद।
यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।